आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। अब तकरीबन एक माह से ज्यादा का अरसा हो चुका है पाकिस्तान और भारत में मीडिया पर खबर छाई हुई है। पाकिस्तान और भारत ताल्लुकात और इस सिलसिले में मुसलसल पेशरफ्त हो रही है, जो पिछले एक माह दिसंबर के पूरे महीने में जारी रही और इस माह में भी सन 2016 के पहले महीने में भी मुसलसल इसमें तेजी आती है, इसमें रोजाना कोई बड़ी खबर आती है। आज उतार चढ़ाव का एक दिन था, खबरें आ रही थी कभी दिल्ली से कभी इस्लामाबाद से, और उतार चढ़ाव पाकिस्तान भारत के दरमियान आज ताल्लुकात में 4 बार आया है। बहुत अहम दिन था। एक बार फिर आज सुबह हुई जब दफ्तर खारजा पाकिस्तान के तर्जुमान काजी खलीलुल्लाह ने मीडिया की ब्रीफिंग में बताया कि कलदम जैश मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अजहर को हिफाजती तहवील में लिए जाने पर उन्हें इसका कोई इल्म नहीं है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज आला सतह के इजलास के बाद जो जारी बयान किया गया था उसके अलावा वो कुछ नहीं कह सकते। ये बयान जिसमें सरकारी तौर पे पाकिस्तान में इस बात की तरदीद की गई कि मौलाना मसूद अजहर को गिरफ्तार किया गया है, इसने शायद भारत में कुछ हलकों में उस उम्मीद पर या इस खबर के बाद जो वहां पे एग्जिबिरेंस था या वहां पे एक्साइटमेंट थी उसको शायद कुछ कम किया कि मसूद अजहर गिरफ्तार नहीं है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के सरकारी जराए हमें बताते हैं कि मौलाना मसूद अजहर के बारे में पाकिस्तान की सरकारी पोजीशन ये है कि वो ला इल्म है कि मसूद अजहर कहाँ है और उनकी गिरफ्तारी या हिफाजती तहवील में लिए जाने का इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता है। दूसरी जानिब ये जब कैफियत पैदा हुई उसके थोड़ी देर बाद ही इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा के इस बयान के बाद खबर आई नई दिल्ली से, जहां से बताया गया कि PIA के नई दिल्ली के हेड ऑफिस पर हमला हुआ है, जिसके बाद एक तनाव की सी फजा पैदा हो गई और पाकिस्तान में मीडिया में इस हमले की खबरें मुसलसल फ्लैश होना शुरू हुई और इंडिया के अंदर भी। भारतीय मीडिया ने कहा कि हमलावरों का ताल्लुक इंतहा पसंद तंजीम बजरंग दल से था, जिन्होंने PIA के दफ्तर में तोड़फोड़ की है और अमले को हिरासा किया है और नारे भी लगाए हैं। इस अमले को फौरी तौर पर भारत छोड़ने की धमकी दी है, ये मीडिया में खबरें आई और ये भी कहा गया कि जिस वक्त ये हमला हुआ था वहां पे PIA के स्टाफ के लोग मौजूद थे। अभी ये खबरें आई रही थी और एक तनाव की सी कैफियत बन रही थी। पाकिस्तान की जानिब से एहतजाज की खबरें भी आई थी और एक टेंशन था कि अचानक ऐसा लगा कि इस पे काबू पाया गया है और फिर खबर शिफ्ट हो गई दिल्ली में, जहां पर भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान विकास सौरभ ने प्रेस ब्रीफिंग की और उसकी इब्तिदा में ही उन्होंने पाकिस्तान के ताउन का खैर मकदम किया, उस पाकिस्तानी बयान का मजीद खैर मकदम किया जो कल जारी किया गया था। और उन्होंने कहा कि पठानकोट एयरबेस हमले की तहकीकात में पाकिस्तानी टीम को भारत आने की वेलकम किया जाएगा, वो भारत आए और भारत इस सिलसिले में तमाम ताउन भी करेगा। विकास सौरभ ने कहा कि भारत की जानिब से जैश मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई को मस्बत तौर पर देखा जा रहा है और भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान ने जैश मोहम्मद के मौलाना मसूद अजहर का जिक्र भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी तमाम गुफ्तगू में बहुत पॉजिटिव, बहुत मजबूत अपना अंदाज रखा, खास तौर पर पाकिस्तान में होने वाली गिरफ्तारियों के हवाले से, पाकिस्तान में होने वाली तहकीकात के हवाले से उन्होंने उसे खुलकर वेलकम किया। हम पठानकोट आतंकवादी हमले से संबंधित पाकिस्तान सरकार द्वारा की गई जांच के बारे में कल जारी किए गए वक्तव्य का स्वागत करते हैं। इस वक्तव्य का आशय ये है कि पठानकोट घटना से जुड़े आतंकवादी तत्वों के विरुद्ध की जा रही जांच में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हमने जैश ए मोहम्मद के सदस्यों की गिरफ्तारी का भी संज्ञान लिया है। जैश ए मोहम्मद पर की गई कार्रवाई एक महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक पहला कदम है। और इसके साथ ही उन्होंने इस तासुर को मजीद जड़ दी जब उन्होंने कहा कि भारतीय दफ्तर खारजा पाकिस्तान की तहकीकाती टीम का खैर मकदम करेगी और भारत में उनके साथ मुकम्मल ताउन किया जाएगा। हमने इस बात पर भी गौर किया है कि पाकिस्तान सरकार पठानकोट आतंकवादी हमले की छानबीन के लिए एक विशेष जांच दल भेजने पर विचार कर रही है। हम पाकिस्तानी विशेष जांच दल की भारत यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे हैं तथा इस हमले के अपराधियों को सजा दिलवाने के लिए हमारी जांच एजेंसियां सभी आवश्यक सहयोग
प्रदान करेंगी। सबसे अहम बात उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सेक्रेटरी खारजा मुज़ाकरात होने वाले थे उसमें जो इस वक्त तातुल सा आया है या जो फिलहाल मुलतवी हुए हैं उसको बहुत अच्छे अंदाज में बयान किया, उसे बहुत मजबूत अंदाज में उन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने बहुत मजबूत अंदाज में इस सिलसिले में बातचीत करके बाकायदा फैसला किया है कि थोड़े ही अरसे में दोबारा बातचीत का आगाज किया जाएगा और इसके लिए बाकायदा दोनों मुल्कों में बाहिमी तौर पर इस मामले को तय किया गया है। Foreign Secretary spoke to his Pakistani counterpart today. They agreed to reschedule their talks in the very near future. दोनों साइड्स को लगा कि अभी कुछ और समय चाहिए है और तैयारी करनी जरूरी है, इसलिए और दोनों देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपसी सहमति के साथ ये रीशेड्यूलिंग हुआ है। ये नहीं है कि हमने यूनिलैटरली कोई एक ऐसा कदम लिया है और पाकिस्तान उससे नाखुश है। ये दोनों विदेश सचिवों ने आपस में बातचीत की और आपसी सहमति के साथ ये फैसला लिया गया कि बहुत निकट भविष्य में इनको पुनर्निर्धारित करेंगे। विकास सौरभ ने एक तरह से दरिया को कूजे में बंद किया और ये साबित करने की कोशिश की कि माहौल में खराबी नहीं है और दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ न सिर्फ राब्ते में हैं बल्कि वो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जो पूरे गुज़िश्ता माह दिसंबर के महीने में देखने में आया वो इन तमाम वाकयात के बावजूद भी बरकरार है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने आज फिर एक इजलास में एक मीटिंग में जो कि उन्होंने ली पाकिस्तान में अमेरिकन बिजनेस काउंसिल, पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकार 40 अमरीकी सरमायाकार आजकल आए हुए हैं। आज वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई और आज उन्होंने अपनी तकरीर में एक बार फिर कहा कि वो खित्ते में अमन के सबसे ज्यादा मुतमन्नी हैं। उनकी खारजा पॉलिसी का सबसे अहम सुतून ये है कि खित्ते में मुकम्मल तौर पर अमन हो और खित्ता माशी तौर पर एक दूसरे के साथ काम करे, एक दूसरे के साथ एक खुली मंडी की तरह से काम करे। और उन्होंने कहा कि इसके लिए अमन के हवाले से उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि पूरे खित्ते के अंदर अमन हो। We cannot maintain peace within unless there is peace without. This is what underpins my approach to a peaceful and friendly neighborhood. One of the key pillars of my government's foreign policy, therefore, is to support and encourage greater regional economic integration and connectivity. This is where we have our biggest opportunities to reap the dividends of peace in the region for the common good of our peoples. अपनी तकरीर में इसके अलावा भी जनाब नवाज शरीफ ने कहा कि इलाके में खित्ते में अमन कायम करना उनकी पॉलिसी का उनकी अपनी सोच का बहुत बड़ा हिस्सा है और वो इस पर कारबंद है और इस चीज को वो हर सूरत में आगे बढ़ाना चाहते हैं। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे सिंध और पंजाब में बल्दियाती नुमाइंदों ने आज बिलाखिर हल्फ उठा लिया है। आज इस सिलसिले में बहुत अहम तकरीब कराची में हुई जहां पर MQM के नुमाइंदों ने भी हल्फ उठाया, दूसरे लोगों ने भी उठाया और इस तरह से वो सिलसिला शुरू हुआ जो कि कशमकश की एक बहुत बड़ी कशमकश की इब्तदा होगी, खास तौर पर कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और सिंध हुकूमत के दरमियान। ये आपको बताएंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। आज एक नए दौर का आगाज हुआ जब पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मुंतखब होने वाले बल्दियाती नुमाइंदों ने हल्फ उठा लिया। इस तरह से बल्दियाती हुकूमतों का एक दौर 10 साल के तात्तुल के बाद दोबारा शुरू हो गया है। रिटर्निंग ऑफिसर्स ने 9 मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों से हल्फ लिया कि मैं अहद करता हूं कि मुल्क से वफादारी, गुड गवर्नेंस और बल्दियाती कवानीन के मुताबिक जिम्मेदारियों की अदायगी और हुकूमती पॉलिसीज पर मुकम्मल अमल दरामद करूंगा। इसके साथ ही ये निज़ाम शुरू हुआ और आज हल्फ बर्दारी की तकरीब सूबा पंजाब और सूबा सिंध में नजर आई। मेंबरान से गुजारिश है कि वो अपनी सीटों पर एक जगह खड़े हो जाएं। हल्फ इकरार करता हूँ अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। लोगों को मुबारक हो बाबा। बात खड़ा कर लें अगर करना चाहते हैं तो, पर आप लोग अपना नाम और वदीयत बोलिएगा कि मैं बिल वास्ता या बिला वास्ता चेयरमैन को बहुत बहुत मुबारक हो। मैं कहता हूँ बाहैसियत मेंबर और मुहिब्बे वतन रहूंगा। और जहाँ पेशानी से अंजाम दूंगा। अब जबकि पंजाब में बल्दियाती हुकूमतें बनने जा रही हैं, सिंध में भी बनने जा रही हैं, पंजाब में कोई बड़ा मसला नहीं है क्योंकि बल्दियाती हुकूमतें भी उमूमन
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले नुमाइंदों की है और सूबाई हुकूमत भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। जो वसाइल, जो इख्तियारात इन बल्दियाती हुकूमतों को दे दिए जाएंगे वो खामोश होकर बैठ जाएंगे, लेकिन मसला होगा और कशमकश होगी सिंध में और सिंध के शहरी इलाकों में, खासतौर पर कराची में और हैदराबाद वगैरह में, जहां पर आज बल्दियाती नुमाइंदों में जिसकी कसीर अक्सरियत मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक रखती है, उन्होंने हल्फ उठाया और इसके साथ ही कराची के नौ मुंतखब मेयर वसीम अख्तर ने भी हल्फ उठाया। तमाम मुंतखब नुमाइंदों से हल्फ बर्दारी रहेगी। सबसे पहले इजाफे और बेहतरी को मजबूत करने के लिए तमाम चेयरमैन साहबान को बहुत बहुत मुबारक। मीडिया से बोला अगर खामोशी इख्तियार कर लें तो बेहतर होगा। वाइस चेयरमैन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुबारकबाद के बाद शुरू है मसला, और मसले के साथ ही बहुत बड़ी कशमकश जो होगी मुंतखब बल्दियाती हुकूमतों की दरमियान और सिंध हुकूमत के दरमियान। सिंध के सबसे बड़े शहर दारुल हुकूमत कराची मसाइल का गढ़ बना हुआ है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस वादे के साथ इलेक्शन लड़ी और इलेक्शन जीती है कि वो कराची की शक्ल को बदलने की हर मुमकिन कोशिश करेगी, इख्तियारात हासिल करेगी हुकूमत सिंध से, और इख्तियारात नहीं दिए गए तो इख्तियारात छीनेगी, एहतजाज करेगी, सुप्रीम कोर्ट पर जाएगी, तमाम जराए इस्तेमाल करेगी। यानी कि कशमकश का भरपूर दौर है जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शुरू करने वाली है। आज की इब्तिदा में वसीम अख्तर जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से मेयर के उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा हम अलग हो चुके हैं, अब हलफ भी ले लिया है हमने और कराची की आवाम ने हमें हलफ दिया, मैंडेट दिया है, तो हमें हमारा फर्ज बनता है कि हम कराची की आवाम के मसाइल हल करें और उनका जो भी इशू है कराची में रहने वालों के वो रिजॉल्व करें। तो हम एक बार फिर कराची के अवाम से वादा करते हैं कि हम सब मिल के इख्तियारात भी लेंगे और कराची के मसाइल भी हल करेंगे। इन पिछले 8 सालों में जो कराची का बेड़ा गर्क हुआ है, हमें अवाम ने मैंडेट दिया है, चाहे वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हो, चाहे जमात इस्लामी से, चाहे PTI से, मुस्लिम लीग नून से या आज़ाद उम्मीदवार, हम सब मिल के कराची के जो मसाइल हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हो, कूड़े का ढेर बना हुआ है, इंशाल्लाह हम मिल के ये मरहला तय करेंगे। ये बहुत अहम मामला होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। दबाव का एक बहुत बड़ा माहौल होगा क्योंकि बल्दियाती हुकूमतें कुल्ली तौर पे उनके पास इख्तियार हो, उनके पास वसाइल हो। ये सिर्फ MQM नहीं बल्कि इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी भी, जिसने भरपूर तरीके से सिंध में बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लिया था, उन्होंने कहा था कि वो चाहे इलेक्शन हारे या जीते लेकिन वो हर उस तहरीक का साथ देंगे जिसका मकसद बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार और बावसाइल बनाना हो। और इसीलिए आज वसीम अख्तर ने कहा कि वो दूसरी सियासी जमातों का ताउन चाहेंगे और इसके साथ ही वो मरहला शुरू होगा जिसके जरिए देखना यह है कि क्या कराची में बल्दियाती हुकूमत बाइख्तियार होती है या बेख्तियार रहती है, और अगर उसे बेख्तियार बनाया जाता है तो कराची की सड़कों पर और यहाँ पर होने वाला सियासी भूचाल क्या हंगामा बपा करता है। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे आज दाइश की दहशत ने हिलाया, इस्तांबुल से लेके इंडोनेशिया तक धमाके हुए हैं, इस पर बात करते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। शायद ही कोई दिन गुजरता हो जब दुनिया के किसी मकाम से दाइश की दहशत की खबर ना आए। आज भी ऐसा हुआ है। आज इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता से खबरें आई हैं और इंडोनेशिया वो मुल्क है जहां पर 10 साल से दहशतगर्दी का कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ, लेकिन आज जकार्ता में सिलसिलावार 6 बम धमाकों और फायरिंग के वाक़यात में 7 अफराद हलाक हुए हैं।
इंडोनेशियाई हुक्काम कहते हैं कि ये धमाके आज सुबह हुए, जिसमें 4 हमलावरों को हलाक किया गया और 3 को गिरफ्तार किया गया है। ये भी कहा गया है कि इसमें 2 खुदकुश हमलावर भी थे, लेकिन इसके बारे में अभी तस्दीक नहीं है। इसी दौरान एक और खबर आई है और एक बार फिर तुर्की से खबर आई, जिसके सूबे दियार बाकर में आज पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर बॉम्ब अटैक्स हुए, जिसमें 5 अफराद हलाक हुए और 36 लोग जख्मी हो गए हैं। तुर्की और इंडोनेशिया में आज होने वाले बम धमाकों की बाकायदा जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की और आज दुनिया के 2 बड़े मुल्कों में दाइश ने दहशत मचाई और उसको बाकायदा कबूल किया। Polisi itu. Bunuh diri ya? Bunuh diri ya? Polisi itu. Bunuh diri ya? दाइश की दहशतगर्दी हो या मजबूरी, 2016 शुरू होते ही दहशतगर्दी की एक लहर में दुनिया लिपटी नजर आती है। गुज़िश्ता रोज ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कैमरून में 3 बम धमाके हुए। इन 3 मुल्कों में 33 अफराद हलाक हुए दहशतगर्दी के वाक़े में। कोयटा के इलाके सैटेलाइट टाउन में पोलियो मरकज के बाहर खुदकुश हमले में 13 पुलिस एहलकारों समेत 15 अफराद जाँ बहक हुए थे, जो इस साल का सबसे बड़ा दहशतगर्द हमला है पाकिस्तान का और पहला खुदकुश हमला भी। इसी दौरान अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में पाकिस्तान के काउंसलेट के बाहर खुदकुश हमले और फायरिंग में 10 अफराद हलाक और 15 जख्मी हुए थे और इसकी जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी। इसी दौरान अफ्रीकी मुल्क कैमरून में कल हमले हुए थे, जिसमें एक मस्जिद पर खुदकुश हमला हुआ था। 10 अफराद जाँ बहक हुए थे और 15 जख्मी हुए थे और इसकी जिम्मेदारी बोको हराम ने कबूल की थी, जिसके ताल्लुक दाइश और अलकायदा से बताया जाता है। और कैमरून में ये होने वाला एक अपनी नौयत का वाक़या था, जहाँ पे मस्जिद पे खुदकुश धमाका किया गया था। 2 रोज कबल की बात है कि तुर्की में इस्तांबुल में एक खुदकुश धमाके में 10 अफराद हलाक हुए थे और 15 जख्मी हुए थे। तुर्क हुक्काम के मुताबिक धमाके की जिम्मेदारी दाइश की थी। दाइश ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की थी और इस्तांबुल का ये बहुत अहम मरकज था, सयाहती मरकज ब्लू मॉस, जिसके इलाके में ये बॉम्ब अटैक किया गया था। इस माह की 13 तारीख को अफगानिस्तान के शहर मजार शरीफ में भारतीय कॉन्सुलेट पर हमला हुआ था, जिसमें 7 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी और 3 हमलावर हलाक हो गए थे। और इस माह की 2 तारीख को, यानी कि इस साल के दूसरी तारीख को हफ्ते की सुबह 5 बजे भारत के शहर पठानकोट के एयरबेस पर हमला हुआ था, जिसमें 7 फौजी हलाक हुए थे और कार्रवाई में 6 हमलावर भी मारे गए थे। तो सन 2016 दहशतगर्दी के लिहाज से एक अच्छी खबर लेके नहीं आया है। शुरू के आपने 14 दिन देखे हैं। इन 2 हफ्तों में दुनिया के तमाम बड़े बड़े शहरों से या तो इसके हवाले से दहशत की खबर आई है या बाकी वहां पे दहशत बपा की गई है। दाइश का नाम एक बार फिर सरे फहरिस्त है और दाइश जो है वो दहशत की एक अलामत के तौर पर पूरी दुनिया में खास तौर पे इस सन 2016 के पहले 2 हफ्तों में नजर आई है। और अब देखते ये है कि ये अगला साल, आइंदा साल जो है, इस सिलसिले में क्या खबर लाता है दहशतगर्दी के हवाले से। लेते हैं खबर से ब्रेक। इस दौरान आप न्यूज हेडलाइंस देखेंगे। न्यूज हेडलाइंस के बाद हमारी आज की बहुत अहम खबरें। खबर से ब्रेक और न्यूज हेडलाइंस के बाद